नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स बाय संदीप में। आज जिस अनमोल कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एहसास है। ये उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे देखने के बाद आप अंदर से एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हैं, जैसे शब्दों की कोई अहमियत ही ना हो। जहां आजकल फिल्मों को हिट बनाने के लिए मसालों का सहारा लिया जाता है, जैसे एक्शन, ड्रामा और रोमांस, वहीं ये फिल्म बिना किसी बनावटी तामझाम के सीधे आपके दिल तक पहुंच जाती है। इस फिल्म को मास्टरपीस बनने के लिए किसी बाहरी तामझाम की जरूरत नहीं, और मुझे पूरा यकीन है अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये हमेशा के लिए आपके दिल में अपनी एक खास जगह बना लेगी। आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस फिल्म की कहानी और उसके जज्बात आपको पूरी तरह से महसूस करा सकूं। हालांकि जो दर्द और जो गहरी भावनाएं इस फिल्म में हैं, उन्हें शब्दों में ढालना शायद उतना आसान नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी की ओर। ये कहानी हमें लेकर चलती है जापान के उस खौफनाक दौर में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। वह समय जब बर्बादी, तबाही और इंसानियत का दर्द चारों ओर फैला हुआ था, और इसी पर आधारित है यह फिल्म ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। कहानी है दो मासूम बच्चों की, 14 साल का सेइता और उसकी 4 साल की प्यारी बहन सेट्सुको। ये दोनों कोबे शहर में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इनके पिता जापानी नौसेना में तैनात थे और युद्ध के कारण इन कठिन समयों में उनके साथ नहीं थे। युद्ध के दौरान जब अमेरिका जापान पर बम गिरा रहा था, उसी दौरान सेइता अपनी माँ को तुरंत बम शेल्टर में जाने के लिए कहता है। वह अपनी छोटी बहन सेट्सुको को लेकर खुद भी वहीं जाने की तैयारी करता है। उसकी माँ तो तुरंत बाहर निकल जाती है, लेकिन सेइता और सेट्सुको को निकलने में थोड़ी देर हो जाती है। इतने में ही बमबारी शुरू हो जाती है। सेइता अपनी नन्ही बहन को सीने से लगाए जान बचाने की जद्दोजहद में इधर उधर दौड़ता है। बमों की गड़गड़ाहट, आग की लपटें और चारों ओर चीखें, मानो यह सब कुछ इन मासूमों को निगलने के लिए तैयार हो। जैसे तैसे जब थोड़ी खामोशी होती है, सेइता अपनी बहन सेट्सुको के साथ बाहर निकलता है। हर जगह मलबा, राख और बिखरी लाशें फैली हुई होती हैं। उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पास के स्कूल में ले जाया गया है। वह अपनी बहन के साथ स्कूल पहुंचता है। सेइता को वहां अपनी चाची मिलती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। जब सेइता अपनी माँ से मिलने जाता है तो वह उन्हें बुरी हालत में देखता है। शरीर पर गहरे जख्म और सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं। सेइता का दिल चीख उठता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। सेइता अपनी छोटी बहन सेट्सुको को माँ की इस हालत के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन सेट्सुको जो अपनी माँ के बिना परेशान और दुखी थी, वह बेबसी के साथ रोने लगती है। 4 साल की बच्ची के लिए माँ के बिना जीना कितना कठिन और दिल तोड़ने वाला मंजर हो सकता है, ये हम सभी समझ सकते हैं। सेइता का दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह अपनी बहन के सामने अपने आंसू को छिपा लेता है। फिर कुछ ही समय बाद सेइता का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। माँ की मृत्यु का दर्द सेइता के दिल में एक गहरा जख्म बना देता है। वह न अपनी बहन को कुछ बताता है, न ही चाची को। इसके बाद दोनों मासूम बच्चे अपनी चाची के घर रहने लगते हैं। सेट्सुको हर रोज उम्मीद करती रहती है कि उसकी माँ लौट आएगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। अगले दिन सेइता ने बमबारी से पहले जो सामान जमीन में छुपा कर रखे थे, उन्हें बाहर निकालकर घर लाता है। चाची जब माँ के बारे में पूछती हैं, तो सेइता बिना कोई झिझक के उन्हें सारा सच बता देता है। उसी रात दोनों भाई बहन बाहर निकलते हैं और ढेर सारी फायरफ्लाइज देखते हैं, जो अपनी हल्की सी रोशनी से उनकी बेरंग जिंदगी में कुछ पल के लिए नयापन लाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर के लिए दोनों अपना गम और दर्द भूल जाते हैं, लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसानी से चैन लेने देती है? हालात धीरे धीरे और बिगड़ रहे थे। सेइता को अपनी और सेट्सुको के खाने के लिए अपनी माँ के कपड़े तक बेचने पड़ते हैं। ये सब देखकर सेट्सुको को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे चाची का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह दोनों को ठीक से खाना नहीं देती और ताने मारती है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं, बस यहाँ वहां घूमते रहते हो। सेइता को ये बातें बहुत गहरी चुभती हैं। वह अपने पिता को एक पत्र लिखता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। कम खाने की वजह से दोनों बच्चे सेइता और सेट्सुको दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं। एक रात सेट्सुको अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। चाची उन्हें डांट देती हैं। चिड़चिड़े व्यवहार और रोज की कलह से तंग आकर सेइता और सेट्सुको आखिरकार एक पुरानी खंडर सी अंडरग्राउंड बंकर में रहने चले जाते हैं। वह दोनों बंकर में रहते हैं, खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं और वही अपना गुजारा करते हैं। रात के वक्त वे बंकर में बहुत सारे फायरफ्लाइज पकड़कर उनकी रोशनी में रहते हैं। सुबह जब वे उठते हैं तो सारे फायरफ्लाइज मरे हुए होते हैं। सेट्सुको उन फायरफ्लाइज को दफनाने लगती है। सेइता हैरान होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? सेट्सुको जवाब देती है, मैं इन फायरफ्लाइज को जमीन में दफना रही हूँ, क्योंकि चाची ने बताया था कि हमारी मम्मी को भी मरने के बाद जमीन में दफनाया गया था। यह सुनकर सेइता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी बहन को माँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, पर वह चुपचाप अपने अंदर के दर्द को सहन कर रही थी, जैसे वह खुद कर रहा था।
सेट्सुको रोते हुए सेइता से पूछती है, फायरफ्लाइज इतने जल्दी क्यों मर जाते हैं? लेकिन सेइता के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। दिन गुजरते गए और दोनों भाई बहन के लिए जिंदगी और भी कठिन होती गई। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राशन खत्म हो चुका था। वे पास के किसान से मदद लेने जाते हैं, लेकिन किसान उन्हें नकार कर चलता कर देता है। लंबे समय तक पौष्टिक आहार न मिलने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सेट्सुको, जो अपने दर्द को अपने भाई से छुपाने की कोशिश करती है, एक दिन सेइता से कहती है, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। इस पर सेइता अपनी बहन के लिए कुछ भी करने की ठान लेता है। रात को वह खेत में जाकर गन्ने चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। किसान उसे पकड़कर उसकी बहन के सामने उसे बुरी तरह पीटता है और पुलिस के हवाले कर देता है। इसी दौरान सेट्सुको भूख और प्यास से परेशान होकर अपने भाई का इंतजार करती रहती है। पुलिस वाला सेइता को जाने देता है, लेकिन वह अब भी पूरी तरह टूट चुका था। दिन बीतते जाते हैं और एक बार फिर बमबारी शुरू हो जाती है। लोग शेल्टर में शरण लेने जाते हैं। सेइता इस मौके का फायदा उठाकर लोगों के घर से खाना और जरूरी सामान चुराने लगता है। वह अपनी बहन और खुद का गुजारा करने की पूरी कोशिश करता है। सेट्सुको की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे सही पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे। सेइता अपनी बहन के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है कि वह ठीक हो जाए, लेकिन एक दिन जब सेइता खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि सेट्सुको कमजोर हालत में जमीन पर लेटी हुई है। सेट्सुको सेइता को राइस बोल्स खाने को देती है, पर दरअसल वो राइस बोल्स नहीं बल्कि पत्थर होते हैं, जो वो भूख प्यास के कारण खा चुकी होती है। सेइता ये सब देखकर अंदर तक टूट जाता है और उसी रात उसकी छोटी बहन सेट्सुको अपनी जान दे देती है। ये घटना सेइता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सेइता इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। वह सारी रात अपनी बहन को गले से लगाकर रखता है, मानो वह अब भी जिंदा है और कभी भी उठेगी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। सेट्सुको अब उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। यह कहानी का सबसे दर्दनाक पल है। हो भी क्यों ना, जब सब कुछ छिन जाए, घर, परिवार और भविष्य की उम्मीद, तो इंसान आखिरकार कैसे जिंदा रह सकता है? निराशा में डूबा हुआ सेइता भी कमजोर हो जाता है। भूख और थकान से हारकर वो भी रेलवे स्टेशन पर अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें लेता है। आखिरकार आसमान से बम गिराने वाले लोग, जो चाहते थे कि इन मासूमों की जिंदगियां खत्म हो जाएं, अपने मकसद में सफल हो गए। युद्ध की काली छाया अब इन दोनों भाई बहन की जान ले चुकी थी। फिल्म में जिस प्रकार सेट्सुको अपने भाई सेइता से पूछती है, आखिर फायरफ्लाइज की जिंदगी इतनी छोटी क्यों होती है, वो सीधे तौर पर युद्ध के कारण हुए मासूम बच्चों के जीवन पर पड़ रहे बुरे प्रभाव की बात कर रही थी। जैसे फायरफ्लाइज की जिंदगी इतनी कम होती है, वैसे ही सेइता और सेट्सुको की भी कम उम्र में मौत हो जाती है। भूख, बीमारी और समाज की बेरुखी ने इन बच्चों को अपने शिकंजे में ले लिया और फिर इनकी छोटी सी जिंदगी भी युद्ध की चपेट में आकर खत्म हो गई। लेकिन फिल्म का यह दिल दहला देने वाला दृश्य हमें यह बताता है कि मृत्यु के बाद भी इन दोनों बच्चों की आत्माएं फायरफ्लाइज के साथ एक दूसरे से मिलती हैं।